मॉर्निंग ऑल आवर्स। वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेसन 8 का पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने पढ़ा था जो कलिकायन विधि है, जो विधियां हैं कलिकायन की, जैसे टी कलिकायन, टी आकार का कट लगाते हैं टी कलिकायन, एच आकार का कट लगाते हैं तो ये, आई आकार का कट लगाएंगे तो इस आकार का, जिस आकार का हम कट लगाते हैं उसी आकार में वो कलिकायन मान ली जाती है। अब ये कलिकायन मानने के साथ ही दो चीज़ें आती है हमारे साथ में, उनकी पेयबंद कलिकायन। पेयबंद कलिकायन एक बार हमने इस प्रकार से देखा था कि जैसे मान लो इसको निकाला और उसमें छिद्र किया और कलिकायन को लेकर के रोपित कर दिया। फिर आती है छल्ला कलिकायन। छल्ला कलिकायन इस प्रकार से हमने निकाली, इस प्रकार से निकाली और उसको पुनः स्थापित कर दिया, छल्ला कलिकायन। फिर चिप कलिकायन, चिप के आकार की कलिकायन कि जैसे मान लो कि तीन ओर से कट लगा करके उसको उठाया और उसके ऊपर कलिका लगा करके वापस पुनः उसको बांध देंगे तो वो कौन सी हो जाएगी, चिप कलिकायन। शिखर रोपण के लिए हमने माना था, शिखर रोपण शीर्ष भाग के ऊपर उसको वी आकार का कट लगाएंगे और उसके ऊपर उसको कलिकायन का रोपण कर देते हैं। तो ये सभी कलिकायन हमने पढ़ ली थी। एक चीज़ का ध्यान और रखना बेटा, एक चीज़ का ध्यान ये है कि ये जो हमारा लेसन है वो प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर भी इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल बेसिस की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण लेसन माना जाता है। अब महत्वपूर्ण लेसन मानने के साथ ही इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान है, एक चीज़ का ज्ञात होना चाहिए। एक चीज़ हमें आपको यानी कि इस लेसन को हम थोड़ा सीरियस लेकर के पढ़ें। इस लेसन को क्या करें, थोड़ा सा सीरियस लेकर के इसके बारे में हम स्टडी करें। सीरियस लेकर के स्टडी करने के साथ ही एक बात का विशेष थोड़ा सा कि जो चीज़ हमें नहीं आ रही है, जो कलिकायन हमारी को समझ में नहीं आ रही है, ये थोड़ा सा क्या है, एक दूसरे को कन्फ्यूजन करने वाला लेसन है। एक दूसरे को क्या है, कन्फ्यूज करने वाला लेसन है। और उसमें आपको हल्का सा एक महत्वपूर्ण भाग ये ध्यान रखना कि आप अपनी तैयारी को जो है वो बराबर तैयार करना, क्योंकि अब आपकी बहुत जल्द ही स्कूल ओपन होने वाली है। स्कूल ओपन होने के साथ ही एक चीज़ का और कि ओपन होने के साथ साथ हमें वो चीज़ भी देखनी है क्या ऐसे करें कि हमारे को टाइम टू टाइम सिलेबस कवर करना हमारा मुख्य भाग है, इम्पोर्टेंट दृष्टि है, तो वो भी एक ध्यान रखना ज़रूरी है। अब आ जाओ अपने टॉपिक के ऊपर। आज का अपना टॉपिक है उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन के बारे में हमने हल्की सी थोड़ी बहुत चर्चा भी हमने की थी उत्तक संवर्धन के बारे में। तो अब देखो उत्तक संवर्धन के बारे में हमने थोड़ी चर्चा की थी, तो थोड़ी देर में पानी पी लो। अब देखो ये तो हमारा हो गया था कंप्लीट। अब आता है हमारा उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। उत्तक संवर्धन तो लिखो बेटा इसमें, उत्तक संवर्धन में। अब देखो उत्तक संवर्धन क्या है कि उत्तक संवर्धन के द्वारा एक कोशिका से संपूर्ण पादप का विकास किया जा सकता है। मतलब कि अगर हमारे पास में एक कोशिका है तो हम उससे क्या करेंगे, पूरे के पूरे पादप का विकास आसानी से कर सकते हैं। तो देखो लिखो बेटा इसमें, उत्तक संवर्धन में एक कोशिका से उत्तक संवर्धन में एक कोशिका से पूरा पादप बनाने की क्षमता पाई जाती है
इस क्षमता को टेटियोपोटेंसी कहते हैं। इस क्षमता को टेटियोपोटेंसी कहते हैं। इस क्षमता को टेटियोपोटेंसी कहते हैं। अगला लाइन में लिखूं, यह पादप प्रसारण या प्रवर्धन की, यह पादप प्रसारण या प्रवर्धन की नवीनतम विधि है। नवीनतम विधि है। नवीनतम विधि है। सॉरी, इसमें पौधे के किसी भी भाग, इसमें पौधे के किसी भी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती या भ्रूण, जैसे जड़, तना, पत्ती या भ्रूण को कृत्रिम माध्यम में प्रत्यारोपित कर, कृत्रिम माध्यम में प्रत्यारोपित कर नया पौधा तैयार किया जा सकता है। नया पौधा तैयार किया जा सकता है। इस विधि में कम जगह के ऊपर, इस विधि में कम जगह के ऊपर लाखों पौधे तैयार किए जा सकते हैं। लाखों पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तैयार किए जा सकते हैं। केला, अगले लाइन में लिखो, केला, खजूर, स्ट्रॉबेरी, केला, खजूर, स्ट्रॉबेरी, अनार, केला, खजूर, स्ट्रॉबेरी, अनार, केला, खजूर, स्ट्रॉबेरी, अनार आदि फलदार पौधों में इस विधि से आदि फलदार पौधों को इस विधि से तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है। अगले लाइन में लिखो, कृत्रिम माध्यम जिसमें लवण, शर्करा, विटामिन, एमिनो अम्ल, लवण, शर्करा, विटामिन, एमिनो अम्ल, वर्दी नियामक पदार्थ व अन्य कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। मिश्रण भाग होता है। अगले लाइन में लिखो, केले के विषाणु रहित पौधे, केले के
विषाणु रहित पौधे इस विधि से तैयार कर सकते हैं, इस विधि से तैयार कर सकते हैं जिसमें परोह के शीर्ष विभज्योतक मेरिस्टम भाग, परोह के शीर्ष विभज्योतक मेरिस्टम भाग को एक्सप्लांट के रूप में काम में लेते हैं। एक्सप्लांट के मेरिस्टम भाग को, मेरिस्टम भाग को या मेरिस्टम भाग के एक्सप्लांट को किस में लेते हैं? एक्सप्लांट के रूप में काम में लेते हैं। हो गया? अब आ जाओ बेटा, अब आ गया। तो नेक्स्ट आता है उत्तक संवर्धन। हो गया है कंप्लीट। अब देखो अलैंगिक प्रवर्धन। अलैंगिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि वानस्पतिक भाग के द्वारा ही प्रवर्धन जो निकाल सके, या अलैंगिक प्रवर्धन के द्वारा कि वानस्पतिक भाग के द्वारा प्रवर्धन किस किस प्रकार से होता है। जैसे मान लो कि पत्तियों के द्वारा, जड़ के द्वारा, अभी तक तो हमने कलिकाएं चढ़ा रहे थे, किसी में हमने बीज के द्वारा तैयार किया लैंगिक विधियों के द्वारा, फिर दूसरी तो अलैंगिक प्रवर्धन जिसमें दो पादपों को मिलाकर के। अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे जड़, तना, पत्ती के द्वारा ही नया पादप विकसित करेंगे हम। तो समझ गए? जड़, तना और, लिख लिए? फटाफट लिख लो इसको एक बार। देखो बेटा, अलैंगिक प्रवर्धन में आगे लिखो 7 नंबर, अगला पॉइंट। ऐसा लगा करके नोट लगा के लिख लो, या 7 लगा करके लिख लो। ऐसा इसी में लिखो डायरेक्ट। अलैंगिक प्रवर्धन में पौधे के जड़, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती जड़, तना, पत्ती जड़, तना, पत्ती आदि के, जड़, तना, पत्ती आदि के रूपांतरण से मात्र पादप के समान गुणों वाला, मात्र पादप के समान गुणों वाला पादप तैयार करते हैं जिन्हें पौध प्रसारण हेतु
प्रयोग में, जिन्हें पौध प्रसारण हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, जिन्हें पौध प्रसारण हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, जो निम्न प्रकार है, जो निम्न प्रकार है। अब देखो एक नंबर पे, इसमें एक नंबर पे देखो ऊपरी भूस्तरीय या रनर्स, ऊपरी भूस्तरीय या रनर्स। देखो ऊपरी भूस्तरीय या रनर्स क्या है। अब देखो ये किस में होता है, स्ट्रॉबेरी। एग्जाम्पल में देख लो, स्ट्रॉबेरी। अब देखो ऊपरी भूस्तरीय, जैसे मान लो ये भूमि की सतह है, सपोज दैट ये भूमि की सतह है। अब ये क्या करते हैं कि ये वृद्धि किस प्रकार से करते हैं, भूमि की ऊपरी सतह के ऊपर फैल करके या भूमि के संपर्क में आने पर। जैसे मान लो ये पादप है, इस प्रकार से चल रहा है, इस प्रकार से वृद्धि कर रहा है, इस प्रकार से वृद्धि कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे मान लो इसके ये संधि गांठें हैं, संधि जड़ें हैं, इनसे संपर्क में आते ही क्या हो जाएगी, जड़ें विकसित हो जाती है। जड़ें ऐसे विकसित हो गई, ये जड़ें विकसित होगी, इसको यहाँ से काट कर इसको यहाँ पे, ये इसको यहाँ पे, इस प्रकार से इनको स्वतंत्र प्लांट के रूप में प्रयोग में लिया जा सकता है। तो समझ गए, तो लिख लो, लिखो पहले, विशेष रूप के तने, विशेष तने, ऐसा लिखो, विशेष तने जो भूमि की सतह पर, जो भूमि की सतह पर लेट कर जो भूमि की सतह पर लेट कर वृद्धि करते हैं, लेट कर वृद्धि करते हैं तथा इनकी संधि जड़ें, ये संधि गांठें तथा इनकी संधि गांठें भूमि के संपर्क में, तथा इनकी संधि गांठें भूमि के संपर्क में, भूमि के संपर्क में आने पर उन गांठों से उनके संपर्क में आने पर, संपर्क में आने पर उनसे जड़ें निकलकर नए पादप का विकास हो जाता है या नए पादप का जन्म हो जाता है। जैसे स्ट्रॉबेरी, और ये डायग्राम बनाओ फटाफट, जैसे स्ट्रॉबेरी
हो गया। अब आगे देखो नेक्स्ट अंतःभूस्तारी। अंतःभूस्तारी या सकर्स। सकर्स। अब देखो ये किस प्रकार का प्रवर्धन होता है सकर्स में, किस किस में होता है। एग्जाम्पल लिख लो पहले, देख लेंगे बाद में, फिर भी लिखना तो है ही अपने को। एग्जाम्पल केला, बांस और अनानास। केला, बांस और अनानास। अब इसमें देखो किस प्रकार से होगा। जैसे मान लो ये पादप है और इसमें ये भूमि है, इसकी ये जड़ें इस प्रकार से आगे की ओर वृद्धि करती रहेगी। इस प्रकार से ये आगे की ओर वृद्धि करती रहेगी। तो यहाँ से ये जो मूल पादप है तो ये तो क्या जाएगा मात्र पादप, और ये सकर्स और ये नए पादप। समझ गए कि इसकी जड़ें कि मूल पादप से कुछ आगे के हट करके भूमि के नीचे से वृद्धि करके नए पादप का विकास करें। अब इसको हम यहाँ से हटा भी देंगे तो इसमें कोई विशेष प्रभाव नहीं आएगा। तो लिखो सॉरी लिखो लिखो भूमि के अंदर तने, भूमि के अंदर तने जड़ तंत्र के समीप से निकले, जड़ तंत्र के समीप से निकले, समीप से निकले, समीप से निकले परोह जिनमें अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, ये कलिकाएं नए पादप का, ये कलिकाएं नए पादप का रूपांतरण कर लेती है, नए पादप का रूपांतरण कर लेती है। जैसे जैसे केला, बांस और अनानास। और डायग्राम बनाओ फटाफट। जैसे केला, बांस और अनानास। जैसे केला, बांस और अनानास। बना लिया। नेक्स्ट लिखो। बना लिया क्या? समझ आ गया कि मूल पादप और उससे जड़ें आगे की निकल जाती है। जैसे केले में जड़ें आगे निकलती जाती है, मूल पादप में फल आने के बाद में उसको हटा देते हैं, उससे क्या कहते हैं सकर्स। अब देखो भूस्तरी, भूस्तरी 3 नंबर पे
या स्टोलन, यह क्या है? स्टोलन। अब देखो स्टोलन, जैसे मान लो धूप घास है, धूप घास में जो शाखा है, जैसे मान लो ये धूप घास है इस प्रकार की, अब इसमें कोई शाखा आगे की तरफ निकल जाती है, उससे जड़ें निकलती रहती है, तो इस प्रकार से ये फैली हुई, जिससे धूप घास फैलती है, वैसे ही हमारी क्या होगी? भूस्तरीय। तो लिखो बेटा, एग्जाम्पल है इसके, धूप घास और पुदीना। पुदीना तो लिखो बेटा इसमें, तने के आकार से, तने के आकार से तने के आकार से निकली पार्श्व पतली शाखाएं, निकली पार्श्व पतली शाखाएं, पार्श्व पतली शाखाएं पार्श्व पतली शाखाएं जिन पर पर्व संधियां, जिनमें पर्व संधियां लंबी होती है, जिनमें पर्व संधियां जिनमें पर्व संधियां लंबी होती हैं तथा अंतिम सिरे पर जड़ें निकलकर जिसके अंतिम सिरे पर जड़ें निकलकर नया पौधा बनाती है, नया पौधा बना लेती है, जैसे धूप घास और पुदीना, लिख लिया? धूप घास और पुदीना में देखो, जैसे मान लो धूप घास का मूल पादप होता है, उसकी जड़ें आगे से आगे की ओर फैलती रहती है शाखाएं, और उसके अंतिम सिरे पर जैसे मान लो यहाँ पे पार्व संधियां हैं, तो ये क्या हो जाएगा? नए पादप का विकास होगा, फिर इससे आगे की तरफ फैलेगी, यहाँ पे फिर जड़ें आ जाएगी, फिर ये नए पादप का विकास कर लेगी। तो इस प्रकार से इसमें वृद्धि करती है। भूस्तरीय मतलब कि भूमि की सतह के ऊपर फैलती हुई वृद्धि करती है। अब लिखो सल्ककंद, 4 नंबर पे सल्ककंद। देखो सल्ककंद या बल्ब, सल्ककंद या बल्ब, समझ रहे हो? सल्ककंद या बल्ब किस रूप से होते हैं? जैसे मान लो कि हमारे जो सल्कम होते हैं वो किस रूप से होते हैं? तो लिखो इसमें तने का रूपांतरण, यह है तने का रूपांतरण, ऐसा लिखो तने का रूपांतरण
लिखो तने का रूपांतरण जिसमें छोटा ऊर्ध्ववातर, जिसमें छोटा ऊर्ध्ववातर तने का, ऊर्ध्ववातर तने का कक्ष, ऊर्ध्ववातर तने का कक्ष मांसल सल्क से घिरा रहता है, मांसल सल्क से घिरा रहता है, मांसल सल्क से घिरा रहता है। इसी में भोज्य पदार्थ, इसी में भोज्य पदार्थ संग्रहित रहता है, इसी में भोज्य पदार्थ संग्रहित रहता है तथा बाह्य आवरण सूखा, तथा बाह्य आवरण सूखा व इसी में भोज्य पदार्थ संग्रहित रहते हैं तथा बाह्य आवरण सूखा व पतली झिल्ली नुमा परत से ढका रहता है, पतली झिल्ली नुमा परत से ढका रहता है, जैसे प्याज, और साथ में लहसुन भी कर लो, जैसे प्याज और लहसुन। इसे टूनिकेटेड बल्ब या बाह्य आवरण विहीन भी, इसे टूनिकेटेड बल्ब, अगर मान लो बाह्य आवरण से गिरा है ना, तो टूनिकेटेड बल्ब, और अगर मान लो बाह्य आवरण से नहीं गिरा है तो ऐसा करो, नॉन टूनिकेटेड बल्ब, इसे टूनिकेटेड बल्ब तथा जो बाह्य आवरण विहीन होता है, जो बाह्य आवरण विहीन होता है उसे नॉन टूनिकेटेड बल्ब कहते हैं, नॉन टूनिकेटेड बल्ब कहते हैं, नॉन टूनिकेटेड बल्ब कहते हैं। नॉन टूनिकेटेड बल्ब कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट कि जो आवरण से ढका हुआ है, इनको याद रखना बेटा, हर बार ये पूछा जाता है टूनिकेटेड बल्ब, और छोटे क्वेश्चनों में नॉन टूनिकेटेड बल्ब पूछा जाता है। और नॉन टूनिकेटेड और नॉन टूनिकेटेड का मतलब क्या होता है, यानी कि जो बाह्य आवरण से ढका हुआ है वो टूनिकेटेड बल्ब, मतलब कि अगर बाहर झिल्ली आवरण पाया जाता है तो टूनिकेटेड, और अगर नहीं पाया जाता है तो नॉन टूनिकेटेड। ये किस में होता है, सल्क कंद में होता है, मतलब कि प्याज या लहसुन में पाया जाता है। समझ गए। अगली लिखो, नेक्स्ट है घनकंद, 5 नंबर पे। घनकंद या कोर्म, घनकंद या कोर्म। तो लिखो, तने के कक्ष का आधारीय भाग सूखे स्केल्स जैसी पत्तियों से, सूखे स्केल्स जैसी पत्तियों से ढका रहता है, ढका रहता है
वह पर्व संधियां बनी रहती है, जैसे ग्लैडियोलस, केसर, प्रिसिया आदि अगली लाइन में लिखो, नोट लगाइए। पुराने कोर्म के साथ आगे लिखो, पुराने कोर्म के साथ नए छोटे छोटे कोर्म सदृश रचनाएं कोरमेल कहलाती है। आगे लिखो, रोपण में साबुत या टुकड़े काटकर विभिन्न भाग जिसमें हरी कलिका उपस्थित हो उपयोग में ले सकते हैं। लिख लिया। अब देखो अगला देखो, कंदिल जड़ें। आगे देखो, कंदिल जड़ें 6 नंबर पे। कंदीय जड़ें। अब देखो, कंदीय जड़ें जैसे मान लो हमारी शकरकंद है, हमने शकरकंदी बांधी, शकरकंदी का नाम तो सुना होगा, उसकी जड़ को बांध देते हैं, जो बेल होती है वो उसको बांध देते हैं। ये शकरकंदी की बेल है ना। और इसमें क्या होता है, जगह जगह पे गांठें होती है, उनको हमने बांध दिया, बो देते हैं, उनसे अपस्थानिक जड़ें निकालते हैं और उसमें भोज्य पदार्थ संग्रहित होने पर क्या कर लेती है, वो एक जड़ का निर्माण कर लेती है। मतलब भोज्य पदार्थों के संग्रहण से, अब जड़ से ही भोजन का निर्माण, मतलब फल का निर्माण हो रहा है, जो हमारे को चाहिए उस फल का निर्माण जड़ से होता है, तो कंदिल जड़ें कहलाती है। तो लिखो, अपस्थानिक जड़ें फूल कर
अपस्तनिक जड़ें फूलकर भोज्य पदार्थों का संग्रहण करती है, भोज्य पदार्थों का संग्रहण करती है। इन पर पर्व या वह पर्व संधियां नहीं होती है, इन पर पर्व व पर्व संधियां नहीं होती है। इन्हें कंदिल जड़ें कहते हैं, इन्हें कंदिल जड़ें कहते हैं। जैसे शकरकंद, जैसे शकरकंद, जैसे शकरकंद, जैसे शकरकंद। हो गया? कंप्लीट। नेक्स्ट देखो राइजोम, 7 नंबर पे है। राइजोम, तो लिखो तने का रूपांतरण, तने का रूपांतरण जिसमें भूमिगत तना, जिसमें भूमिगत तना क्षैतिज रूप में वृद्धि करता है, क्षैतिज रूप में वृद्धि करता है तथा इस पर पर्व संधियां पाई जाती है, तथा इस पर पर्व व पर्व संधियां पाई जाती है। जैसे अदरक और केला, जैसे अदरक, केला, आइरिस, जैसे अदरक, केला और आइरिस। अब देखो जैसे अदरक आती है अपनी, उसमें शाखाएं निकली रहती है, जड़ें होती है, तो पर्व संधियां पाई जाती है कि जो भूमि के अंदर तो रहता है लेकिन ऊपर की ओर वृद्धि करता है, तो उसे क्या कहते हैं? राइजोम या जड़ीय द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण या पादप का निर्माण होना। अब नेक्स्ट है कंद। 8 नंबर पे है कंद। ये किस में लेते हैं? जैसे आलू, आर्टिचोक, आलू, आर्टिचोक और क्लेडियम, कैलेडियम इत्यादि, कैलेडियम इत्यादि। तो देखो लिखो बेटा इसमें भूस्तारी तने का आधार, भूस्तारी तने का आधार भोज्य पदार्थ का संग्रहण कर, भोज्य पदार्थ का संग्रहण कर फूल जाता है, फूल जाता है, संग्रहण कर फूल जाता है। जैसे आलू, आर्टिचोक और क्लेडियम, जैसे आलू, आर्टिचोक और क्लेडियम। इन्हें रोपण के लिए काटकर या साबुत प्रयोग में लेते हैं, मतलब कि साबता भी बात सका जा रहा, काट टुकड़ा कर भी बो सका जाता। इन्हें रोपण के लिए काटकर या साबुत प्रयोग में ले सकते हैं।
आगे लिखो। लिखो आगे, नोट लगाया, लिखो। कई बार कंद के ऊपर पत्तियां या कलिकाएं, कंद के ऊपर कलिकाएं वायवीय भाग में बन जाती है, वायवीय भाग में बन जाती है। इन संरचनाओं को ट्यूबरकल्स कहते हैं। इन संरचनाओं को ट्यूबरकल्स कहते हैं, जिन्हें पौध प्रसारण में प्रयोग में लेते हैं। जैसे जिन्हें पौध प्रसारण के रूप में प्रयोग लेते हैं, जैसे डायोसरकोरियम, नोवा देखो, लिख लिया। अब देखो ऑफ सूट, यहां से बेटा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया हुआ था कि खजूर में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो खजूर में जो प्रवर्धन होता है वो ऑफ सूट के द्वारा ही प्रयोग होता है। एग्जाम्पल खजूर, लिखो इसमें विशेष तरह की पार्श्व शाखाएं, जो मुख्य तने के पास से रोजेट जैसी शक्ल में निकलती है, इन्हें तेज धार चाकू से काटकर पौध प्रसारण के लिए प्रयोग में लेते हैं। इन्हें तेज धार चाकू से काटकर पौध प्रसारण के लिए प्रयोग में लेते हैं। पौध प्रसारण के लिए प्रयोग में लेते हैं, जैसे खजूर, जैसे खजूर खजूर में क्या करते हैं, जैसे मूल पादप के पास की जो शाखाएं होती है, जैसे तने का जो नीचे का भाग होता है उसमें छोटे छोटे सल्क निकले रहते हैं, उनको तेजदार चाकू से काट करके, वैसे नहीं कटेंगे, वो बहुत कठोर होते हैं। अगर ये कहीं पे चुभ जाता है या मान लो किसी के चुभ गया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कई बार तो ऐसी पोजीशन आ जाती है कि चीरा वगैरह लगा करके भी डॉक्टर के पास में जा करके चीरा लगवा करके उसको हटवाना पड़ता है, तो वो चीज़ें आती है। अब देखो लास्ट है इसका 10वां ऑफशूट हो गया। अब देखो नेक्स्ट है स्लिप।
अब देखो फल, इसमें लिखो फलवृंत में कभी कभी शाखाएं निकल आती है, शाखाएं या प्ररोहण निकलता है। फलवृंत में कभी कभी शाखा या प्ररोहण निकलता है, जिसे पौधरोपण के लिए काम में लेते हैं, जिसे पौधरोपण के लिए काम में लेते हैं। स्लिप कहलाती है, पौधरोपण के लिए काम में लेते हैं, स्लिप कहलाती है। जैसे किसके लिए, उदाहरण के लिए अनानास, स्लिप के लिए अनानास का प्रयोग कर रहे हैं। अनानास को ये स्लिप जो प्रयोग में ली जाती है, जैसे कई बार क्या होती है कि फलवृंत के अंदर ही जो फलवृंत है उसमें से क्या होती है, शाखाएं निकल जाती है, और उस शाखा को कैसे में प्रयोग में ले लेते हैं हम, मुख्य रूप से पादप का निर्माण करने में प्रयोग में ले लेते हैं। तो उससे क्या बन जाती है, स्लिप बन जाती है, मतलब कि पादप का निर्माण संभव हो पाता है। तो बेटा इसी के साथ में ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। आगे की क्लासों में हम इसके ऊपर आगे की किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि जो मैटर आपको बता दिया गया है, सिलेबस कम होगा नहीं होगा इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है वो आपके जेट की एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा विशेष फोकस दे करके इनको पढ़ते रहो नेक्स्ट क्लास में। और इनका एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो लेसन है ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर है। जो प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर साथ में आपके दो फायदे हो जाएंगे। एक तो आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा इससे, क्योंकि कलिकाइन का जो प्रैक्टिकल है हॉर्टिकल्चर में ज़्यादातर कलिकाइन विधि का है, तो एक तो ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज़ वो आती है कि जिससे मान लो हमारे को पादप का प्रवर्धन, जैसे मान लो किस किस क्रिया के द्वारा पादप प्रवर्धन कर सकते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज़ आती है कि बेटा हमारे को एग्जाम की दृष्टि से भी ये लेसन इम्पोर्टेंट है। आगे की क्लासों में हम इसके ऊपर बाकी की फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।